वो एक पहाड़ी में घने जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक पैलेस था। राजन और माधव अपनी बाइक से गुजर रहे थे कि तभी भयंकर वर्षा शुरू हो गई। अरे यार, यह क्या हो गया? एक तो भयंकर ठंड है और ऊपर से बारिश भी होने लगी। एक काम करते हैं, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुक जा। पागल हो गए हो क्या? बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही है, और जब भी बिजली कड़कती है तो पेड़ के नीचे खड़े नहीं होते। सही कहा तुमने, मैं तो भूल ही गया था कि बिजली ज्यादातर पेड़ पर ही गिरती है। तभी राजन की नजर उस सुंदर पैलेस पर चली गई जो कि इस वक्त रोशनी से जगमगा रहा था। एक काम करते हैं, माधव, उस पैलेस के अंदर चलते हैं। जब बारिश बंद हो जाएगी तो उसके बाद चले जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने इस पैलेस के बारे में बहुत ही डरावनी बातें सुन रखी है। वह सब बकवास बातें होती है। यह पहले सालों से फॉरेस्ट ऑफिसर्स का ठिकाना रहा है। यह सरकार की संपत्ति है। चलो चलते हैं। नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। माधव ना चाहते हुए राजन के साथ उस पैलेस के अंदर चला गया। पैलेस के अंदर कदम रखते ही माधव की आंखें फटी की फटी रह गई। यार, यह पैलेस तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी महल की तरह लग रहा है, और तुम बेवजह डर रहे थे। राजन ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर घना अंधेरा छा गया। माधव डरते हुए यह सोचने लगा कि अचानक अंधेरा कैसे छा गया। अभी तो चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स थी। राजन ने अपनी टॉर्च निकाल ली। चिंता मत करो, यह जंगली इलाका है, बिजली चली गई होगी, मैं टॉर्च जला देता हूँ। राजन ने जैसे ही टॉर्च जलाई तो उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। क्या हुआ राजन, बोलो ना, क्या हुआ? इतना बोलकर माधव ने राजन के हाथों से टॉर्च छीन ली, मगर जैसे ही टॉर्च की रोशनी राजन के चेहरे पर पड़ी, माधव की डर से चीख निकल गई। राजन का चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो राजन की वर्षों पुरानी लाश माधव के सामने रखी हुई हो। माधव चीखता हुआ उस पैलेस से बाहर निकलकर भाग गया। आर्यन बहुत खुशी खुशी शाम के वक्त अपने घर में आया। वह किचन में चला गया जहां उसकी पत्नी डिनर बना रही थी। क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश नजर सर आ रहे हैं। जी, एक गुड न्यूज़ है लक्ष्मी, अगर तुम सुनो तो खुशी के मारे उछल पड़ोगी। अब जल्दी से बताइए कि इतने खुश क्यों है? तुम जानती हो मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिल गई है, और मेरी पहली पोस्टिंग मनाली के खूबसूरत जंगल में हुई है। तुम जंगलों को हमेशा से देखना चाहती थी ना? और तो और सरकार ने मुझे जंगल के बीच ही एक बहुत ही खूबसूरत बंगला भी दिया है। अगले दिन आर्यन अपने दोस्त अभिमन्यु के साथ अपने परिवार को लेकर मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली एयरपोर्ट के बाहर सरकारी गाड़ी उन सबका इंतजार कर रही थी। रात के 2 बजे आर्यन एक पुराने पैलेस के सामने खड़ा हुआ था। आर्यन जीप के ड्राइवर की ओर देखकर बोला, यह तो बहुत ही सुंदर पैलेस है और काफी पुराना बना हुआ मालूम पड़ता है। आपने सही पहचाना साहब, कहते हैं
कि इस पैलेस को बहुत साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने बनवाया था। वह जंगलों में ही रहना पसंद करता था। आज़ादी के बाद फिर इस पर भारतीय सरकार का कब्जा हो गया और तब से लेकर आज तक यह सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर का गेस्ट हाउस बना हुआ है। आइए मैं आप सबको आपके कमरे दिखा देता हूँ। ड्राइवर ने यह बात बोली ही थी कि तभी जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो गई। उन आवाजों को सुनकर पता नहीं क्यों लक्ष्मी के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाजें कैसी है आर्यन? हाँ, अरे भाई, चारों ओर घना जंगल है। जंगल में सब जंगली जानवर जब एक साथ रोते हैं तो उनकी आवाजें ऐसी ही मालूम पड़ती है। मगर आर्यन ने देखा कि उन आवाजों को सुनकर ड्राइवर का चेहरा डर से पीला पड़ गया है। आर्यन ने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, इतनी ठंड में तुम्हारे चेहरे पर यह पसीना क्यों? मगर ड्राइवर ने आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से आर्यन की ओर देखकर कहा, आइए साहब, अंदर आइए। रात के समय में कभी-कभी जंगली जानवर इस पैलेस के आसपास भी आ जाते हैं। इतना कहकर वह बड़ी ही फुर्ती से उस पैलेस के अंदर घुस गया। आर्यन और उसका परिवार उस ड्राइवर के पीछे पीछे उस पैलेस के अंदर चला गया। वो सब एक बड़े से हॉल के अंदर खड़े हुए थे। अरे वाह, इस हॉल में तो आतिशदान भी है। वो क्या है ना साहब, यहाँ रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। वैसे आप लोग कुछ खाएंगे नहीं? हम सिर्फ सोना चाहते हैं। वैसे तुमसे एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया कि इस पैलेस को अंग्रेज ने बनवाया था, यह तो तुमने बता दिया, मगर उस अंग्रेज का नाम तो तुमने बताया ही नहीं, क्योंकि वह मायने नहीं रखता साहब। फिर भी जहां तक मैं जानता हूँ इस पैलेस को फिलिप नाम के किसी सन की अंग्रेज ने बनवाया आया था। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आप सबको आपके कमरे दिखा देता हूँ। आप सब वैसे भी बहुत थके हुए लगते हैं। ड्राइवर उन सबको बालकनी की ओर ले गया जहां बड़े-बड़े 2 कमरे बने हुए थे। ड्राइवर ने आर्यन की ओर देखकर कहा, सभी कमरों के अंदर भी आतिशदान जल रहे हैं। आपके आने से पहले कालिया ने इन कमरों की साफ सफाई करवा दी थी। कालिया कौन? हमें तो यहाँ कोई नजर नहीं आया। वो यहीं पास के गांव में रहता है, सुबह तक आ जाएगा। अब मेरी भी आपसे मुलाकात दोपहर के वक्त में ही होगी। वैसे भी आप परसों से ही ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, तब तक आराम की नींद लेकर अपनी सारी थकान उतार लीजिए। इतना कहकर ड्राइवर वहां से चला गया। अभिमन्यु ने अपने लिए एक अलग कमरा चूज कर लिया। आर्यन और लक्ष्मी एक अलग कमरे में चले गए। लक्ष्मी को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। कुछ देर बाद आर्यन को बाहर भयंकर बिजली कड़कने की आवाज आने लगी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी आर्यन के कानों में बाहर किसी के कदमों की आहट टकराई। इतनी रात में बाहर कौन हो सकता है? कहीं अभिमन्यु तो नहीं है? आर्य ने आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी आर्यन की निगाह फर्श पर चली गई। आर्यन को फर्श पर किसी के पाँव के बने हुए निशान दिखाई दिए। ओ माय गॉड, यह किसके पैरों के निशान हो सकते हैं? वो भी इतने बड़े। यह निशान तो किसी स्त्री के मालूम पड़ते हैं।
लेकिन किसी स्त्री के पाँव के निशान इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? आर्यन ने देखा कि पैरों के निशान उससे थोड़ी दूर सामने बने एक कमरे की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। आर्यन उस कमरे की ओर चला गया। आर्यन तुरंत दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर घुस गया। तभी उसके कानों में किसी स्त्री की खनकती हुई आवाज टकराई, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आप कौन है? सवाल यह नहीं है कि मैं कौन हूँ, सवाल यह है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे तो आपके बारे में किसी ने नहीं बताया। क्या मतलब है तुम्हें मेरे बारे में किसी ने नहीं बताया? आर्यन एक ही सांस में उस स्त्री को सब बताने लगा कि वह एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो कि अपनी पत्नी और अपने दोस्त के साथ वहां पर आया है। शायद वह लोग मेरे बारे में तुम्हें बताना भूल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। बरसों बाद मेरे कमरे में कोई इंसान आया है जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम जा सकते हो। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर कि तब वो स्त्री से बोला, मैंने कुछ देर पहले अपने कमरे के बाहर किसी की चहलकदमी की आवाज सुनी थी। जब मैं बाहर की ओर आया तो मैंने फर्श पर अजीब से बहुत लंबे और चौड़े पाँव के निशान बने हुए देखे जो कि तुम्हारे कमरे तक आ रहे थे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आर्यन नजरें नीची करके उस कमरे से बाहर निकल गया। अब फर्श पर कोई निशान मौजूद नहीं था। आर्यन अपने कमरे में जाकर आंख बंद करके लेट गया। अगली सुबह आर्यन की आंख लक्ष्मी के झगड़ने पर खुली। मुझे अभी सोने दो लक्ष्मी, सुबह सुबह मत जगाओ, दोपहर के 2 बज चुके हैं मगर तुम्हारी नींद पूरी ही नहीं हो रही। इतना बोलकर लक्ष्मी वहां से चली गई। तभी आर्यन के सामने एक लंबा चौड़ा बूढ़ा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। तुम कहीं कालिया तो नहीं जिसके बारे में कल ड्राइवर ने मुझे बताया था? अब ने बिल्कुल सही पहचाना साहब। तभी आर्यन के दिमाग में कल रात वाली घटना दौड़ गई। अच्छा एक बात बताओ कालिया, इस पैलेस में कोई सुंदर स्त्री भी रहती है क्या? आर्यन की बात सुनकर कालिया के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। नहीं साहब, यह तो सरकारी पैलेस है। यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर के परिवार ही ठहरते हैं। यहाँ कोई सुंदर स्त्री नहीं रहती। आपके आने से पहले यह पैलेस वीरान पड़ा हुआ था। क्या मैं तुम्हें कोई पागल दिखता हूँ? कल रात मैंने इस पैलेस के दूसरे कमरे में एक सुंदर स्त्री को देखा था और मैंने उससे बात भी की थी। आइए मेरे साथ और मुझे वह कमरा दिखाइए जहाँ वह स्त्री आपको दिखाई दी थी। आर्यन तुरंत कालिया को उस कमरे के अंदर ले गया। कमरे को देखकर आर्यन के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा उस कमरे में धूल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? कालिया इस कमरे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि बरसों से इस कमरे में किसी इंसान ने कदम ही ना रखा हो। तभी आर्यन की नजर दीवार पर लगी हुई एक
पेंटिंग पर पड़ी यही वह लड़की है जो कल मुझे इस कमरे में मिली थी। आर्यन की बात सुनकर कालिया और ज्यादा बुरी तरह से डर गया। ऐसा मुमकिन नहीं है साहब, आपने शायद देखा नहीं कि इस प को इस पैलेस के मालिक फिलिप ने अपने हाथों से बनाया था और उसे मरे हुए ही लगभग 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं।